नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में पुनः आपका स्वागत है। चतुर्भुज बहुभुज के बारे में अपन पिछले क्लास में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब आज की क्लास से हम वृत्त के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम वृत्त क्या होता है और इसके जो पार्ट्स होते हैं, भाग होते हैं विभिन्न प्रकार के। केंद्र होता है, त्रिज्या होती है, व्यास होता है, परिधि, जीवा, स्पर्श रेखा, सकेंद्र वृत्त आदि के बारे में जो बेसिक जानकारियां है ये होते क्या क्या है। सबसे पहले तो अपन इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पश्चात अपन धीरे धीरे एक एक पार्ट्स को लेते हुए इनके सभी भागों पर जो क्वेश्चन से पुटअप होते हैं वो क्या होते हैं, इनके जो क्या नियम होते हैं, इन पर डिटेल से अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम वृत्त को समझने का प्रयास करते हैं। देखो, वृत्त क्या होता है। आपने दैनिक जीवन में बहुत से ऐसी वस्तुओं को देखा होगा जिनका आकार गोल है, जिनका आकार गोल है। जैसे किसी गाड़ी का पहिया है, चूड़ियां है, घड़ी का डायल है, सिक्के हैं, कमीज के बटन है आदि ऐसी बहुत सारी चीजें आपने अपने दैनिक जीवन में देखी होगी। तो ये यहाँ पर गोल वस्तुओं की बात कर रहा है। तो गाड़ी का पहिया जैसे गोल है, ठीक है। इसके ऊपर जो टायर लगा हुआ रहता है वो टायर की आप कल्पना कर लीजिए, उसकी जो रिम होती है उसकी परिकल्पना कर लीजिए। तो यहाँ पर जैसे ये रिम भी है और इसके अंदर टायर भी है। तो यहाँ हम टायर की बात कर रहे हैं, जब टायर जो लगा हुआ रहता है रिम के ऊपर। तो ये जो टायर का जो हिस्सा है ये देखिए आपको गोल नजर आ रहा है। तो ये जो गोल आकृति है वो अपनी वृत्त कहलाती है। अब इसके अंदर जैसे मैं और आगे बात करना चाहूँ तो इसके अंदर जो ये एक सरिये के द्वारा ये जो टायर है आपका ये जुड़ा हुआ रहता है, ये इसका एक केंद्र बिंदु कहलाता है। इसके चारों तरफ क्या आपका टायर घूमता रहता है। तो ये जो बीच में जहां राड लगी हुई रहती है, जो केंद्र बिंदु होता है जिसके चारों तरफ टायर घूमता है, पंखा घूमता है, ठीक है। पंखा एक जैसे पाइप के द्वारा लटका हुआ रहता है और उसके चारों तरफ घूमता है पंखा आपका, जैसे ये। अब इसके चारों तरफ क्या है, पंखा घूमता रहता है। तो ये जो पाइप है ये क्या इसके केंद्र पर लगा हुआ रहता है, इसके केंद्र यानी कि इसके बीच के मध्य बिंदु पर। तो ये क्या केंद्र के नाम से जैसे ये केंद्र कहलाता है। फाइन। अब इसकी जो ताड़ियां है जो सीधी इसके केंद्र से जुड़ी हुई है वो इसकी त्रिज्या कहलाती है। ये इसकी परिधि कहलाती है, जहां पर अपन टायर लगा हुआ रहता है, जो टायर सड़क पे घूमता रहता है वो क्या है, परिधि कहलाती है। बात करें अपन घड़ी के डायल की, तो घड़ी के डायल में जैसे ये अपन सेकंड की सुई की बात करें, सेकंड की सुई क्या है, टिप टिप चलती हुई इस तरीके से आगे चलती है, एक एक पॉइंट बढ़ती हुई, एक एक सेकंड इस तरीके से आगे बढ़ती है। तो हम क्या देखते हैं कि एक बिंदुओं का समूह हमको यहाँ पर प्राप्त होता है। इस तरीके से ये देखो गोल चक्कर में क्या है, चक्कर लगाती रहती है, गोलाकार पथ पर एक चक्कर लगाती रहती है। तो इसमें भी अपन जैसे बात करें, सेकंड की सुई यहाँ केंद्र पर जुड़ी ही रहती है, तो ये तो इसका केंद्र कहलाता है। और ये जो सेकंड की सुई है जैसे अभी तो यहाँ तक की है, लेकिन आप मान के चले कि ये यहाँ तक बढ़ी हुई है और ये इस तरीके से आगे बढ़ती है। तो ये केंद्र से जो इसके बिंदुओं का जो समूह है वहां तक इसकी जो लंबाई है वो इसकी त्रिज्या के रूप में जानी जाती है। और ये जो बिंदुओं का समूह है अपने को प्राप्त होता है, ये एक गोल आकृति में प्राप्त होता है, ये एक वृत्त कहलाता है। ये गोल बिंदुओं का जो समूह है वह क्या कहलाता है, आपका वृत्त कहलाता है। और अगर इनको अपन वापस एक लाइन के रूप में बिंदु, इन सभी बिंदुओं को आपस में मिला दे तो अपने को देखो ये पूरी गोल आकृति प्राप्त हो रही है। और ये इसको अपन परिधि भी कह सकते हैं। गोलाकार आकृति को वृत्त कहने के साथ ये बिंदु का जो समूह प्राप्त हुआ है, इसकी जो परिसीमा प्राप्त हुई है, ये क्या है, परिधि के रूप में भी जानी जाती है। आपका सिक्का गोल आकृति का है, वृत्त की आकृति का है, और कमीज के जो बटन है वो गोल आकृति के हैं। देखिए, तो घड़ी में आपने ध्यान दिया है कि सेकंड की सुई के डायल के ऊपर जल्दी जल्दी चक्कर लगा दिए, इसका एक सिरा गोल पथ में चलता है। इसके ऊपर अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो सेकंड की सुई के सिरे से बनता हुआ ये जो गोल पथ है वह एक वृत्त कहलाता है। आपने प्रकार और पेंसिल की सहायता से भी खूब आकृतियां बनाई है सर्कल की। प्रकार और पेंसिल को, जैसे प्रकार के एक नुकीले सिरे को अपन एक जगह रखते हैं और पेंसिल दूसरे सिरे पे लगी हुई रहती है, उसको अपन गोल गोल घुमाते हैं। फाइन। तो ये जो गोल आकृति बनती है यही अपनी क्या है, वृत्त कहलाती है। तो अब इसकी परिभाषा के ऊपर अपन चल रहे हैं। देखिए, इसकी परिभाषा को मैं दो लाइनों के रूप में बताऊंगा आपको, शब्दों का हेर फेर है, आगे पीछे और कुछ भी नहीं है। तो एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह है जो तल के एक स्थिर बिंदु से
समान दूरी पर स्थित हो वह क्या कहलाता है? अपना वृत्त कहलाता है। तो देखिए इसके अंदर कितनी बातें आ रही है। एक तो ये तल की बात कर रहा है, सभी बिंदुओं के समूह की बात कर रहा है, स्थिर बिंदु की बात कर रहा है और समान दूरी की भी बात कर रहा है। तो देखिए अपन इसको इस तरीके से देखते हैं। जैसे स्थिर बिंदु तो अपना ये यहां पर आ गया, ये अपना क्या है? यहां पर स्थिर बिंदु है, ये स्थिर बिंदु हो गया है। और अगर अपन बात करें आगे, ये आपका स्थिर बिंदु, बिंदुओं के समूह की बात करता है ये। तो बिंदुओं के जो समूह है वो देखो, ये सारे बिंदुओं के समूह है, ये बिंदुओं के समूह, पूरी गोल आकृति के अंदर बिंदुओं के समूह बने हुए हैं। अब अगर इन सभी बिंदुओं को अपन और पास में ले या इन बिंदुओं के बीच में अपन और बिंदु लगाते जाए तो अपने को क्या है? एक वक्र रेखा सी प्राप्त होती जाती है। ये देखिए एक रेखा के रूप में प्राप्त हो गया जो मैंने इधर साइड में बना रखा है। अब दूसरी बात क्या कह रहे हैं? बिंदुओं का समूह हो गया, स्थिर बिंदु हो गया, तल की अगर बात करता है तो तल का मतलब क्या होता है? प्लेन बोलते हैं अपन इंग्लिश में, इसको अपन समतल कहते हैं। समतल यानी कि जिसकी दो विमाएं होती है, 2D होता है, द्विविमीय होता है, लंबाई और चौड़ाई होती है, उसके अंदर ऊंचाई नहीं होती है। आपका एक कागज होता है, उसको आप फर्श पर रख दीजिए तो वो एक तल हो गया। फर्श भी आपका एक तल है। कार्टून की अपन जैसे एक बात करें तो कार्टून में क्या होता है? उसकी ऊंचाई भी उसके अंदर शामिल हो जाती है, लेकिन अपन ऊंचाई की बात नहीं करें, उसकी केवल एक सतह की बात करें। जैसे ये सतह हो गई, इसके अंदर ऊंचाई नहीं होनी चाहिए, केवल लंबाई और चौड़ाई होनी चाहिए, तो वो एक तल होता है। इस तल में अगर अपन बिंदुओं के समूह को बनाते हैं और वो गोल आकृति बनती है तो वह एक वृत्त है। तो तल का मतलब आप वैसे जानते हैं, फिर भी मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया है। अब स्थिर समान दूरी की भी बात कर रहा है, कहां से? केंद्र से। तो देखिए ये जो केंद्र है आपका यहां पर, ये जो केंद्र है, इस केंद्र से आप किसी भी दिशा में इन बिंदुओं का जो समूह प्राप्त हुआ है या ये जो गोल आकृति प्राप्त हुई है, किधर से भी आप इसको नाप कर देख लीजिएगा, ये जो दूरी केंद्र से सीधी मिल रही है, केंद्र से सीधी मिल रही है, ये सभी दूरियां आपको एक समान प्राप्त होगी। स्थिर बिंदु से जैसे आप जानते हैं वृत्त की परिधि है, वृत्त की परिधि से स्थिर बिंदु को अगर अपन मिलाते हैं, किधर भी दिशा से मिला लीजिए, तो ये एक त्रिज्या की आकृति कहलाती है और ये हमेशा एक समान होती है। तो स्थिर बिंदु हो गया, तल हो गया, बिंदुओं का समूह हो गया है और समान दूरी। इन चीजों पर अपन ने यहां पर चर्चा की। तो देखिए इसको दूसरे शब्दों में अपन क्या कह सकते हैं? एक किसी समतल यानी कि प्लेन में एक स्थिर बिंदु यानी कि जो केंद्र है अपना, स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित, समान दूरी पर स्थित समस्त बिंदुओं से बनी आकृति को वृत्त कहते हैं। तो स्थिर बिंदु जो है अपना वह केंद्र कहलाता है और समान दूरी जो है वह वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा, स्थिर बिंदु, स्थिर बिंदु, स्थिर बिंदु का जैसे गाय भैंस जो भी बकरी आपके घर में होगी, उसको अगर अपन एक खूंटे से बांध देते हैं तो उसके चारों तरफ आपने देखा होगा वो पीछे पीछे गोल गोल घूमती रहती है, तो उसके पीछे तो एक गोल यहाँ खड्डा सा, हल्का सा थोड़ा खड्डा सा बन जाता है और एक गोल आकृति सी बन जाती है। तो जो खूंटा आपने बांध रखा है वह स्थिर बिंदु कहलाता है, स्थिर बिंदु। और यही क्या कहलाता है? केंद्र कहलाता है। इस स्थिर बिंदु को ही अपन वृत्त का केंद्र कहते हैं, जिसको अपन ओ से डिनोट कर सकते हैं। डिनोट आप किसी से भी कर सकते हैं, पी क्यू आर एस टी यू ए बी सी डी, बहुत सारे आपके पास प्रतीक है, लेकिन मोस्टली अपन ओ से डिनोट करते आए हैं। और जो समान दूरी है वह वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। अब गाय भैंस बकरी जो भी आपने खूंटे से बांध रखा है, उसको डोरी से भी बांध रखा आपने, ठीक है, उसको आपने डोरी से भी बांध रखा है। तो ये एक रस्सी से जैसे अपन ने इसको यहां पर बांध दिया। अब इसके पीछे के पैर के निशान से अपन बात करें तो ये पीछे पैर के निशान से लेकर इधर तक एक गोल आकृति यहां पर बन जाती है। तो ये रस्सी नहीं, रस्सी यहां त्रिज्या की अगर जैसे अपन बात करें तो इस डोरी की लंबाई के साथ ये जो भी आपका पशु या जानवर बंधा हुआ है, जिसके पीछे पैर तक के निशान है, वो टोटल दूरी आपकी यहां पर क्या कहलाएगी? त्रिज्या के रूप में जानी जाएगी। कहीं आप रस्सी रस्सी को मान लो कि यहाँ रस्सी हो गई त्रिज्या, क्योंकि भैंस को थोड़ी त्रिज्या बोलेंगे आप, ऐसा नहीं है। जहां तक वो गोल आकृति बन रही है, उस गोल आकृति को यदि हम केंद्र से मिलाए, ये उस खूंटे से मिलाए, सीधी रेखा के द्वारा, रेखाखंड के द्वारा एक रेखा बन जाती है। दो अंत बिंदु हो जाते हैं, एक तो
ये इसके गोल आकृति की सीमा पर और एक ये स्थिर बिंदु केंद्र पर, इसके बीच की ये जो सीधी दूरी है वह त्रिज्या कहलाती है। ये इस पर अपन डिस्कस कर चुके हैं। ये बिंदुओं का समूह है। अगर इन बिंदु के समूह को और नजदीक लाते जाते हैं तो एक रेखा प्राप्त हो जाती है, अपने को वक्र रेखा प्राप्त हो जाती है। ये इसका केंद्र O कहलाता है। ये केंद्र हो ही गया आपका सेंटर। फाइन। अब देखिए चित्र में वृत्त का केंद्र O, वृत्त की त्रिज्या R ये होगी। अब अपन बात कर रहे हैं, हमने जब देखा कि वृत्त की जो त्रिज्या है वो स्थिर बिंदु से इसकी परिधि तक की दूरी है, यानी कि जो बिंदुओं का समूह है वहां तक की ये दूरी है, यहां से लेकर यहां तक की ये दूरी है। तो ये क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी भी हो गई है। और अपने पहले पढ़ा था कि दो बिंदु होते हैं, उनके बीच की जो सीधी दूरी होती है वह रेखाखंड भी कहलाता है। तो त्रिज्या को अपन कितने रूपों में प्रदर्शित कर सकते हैं, यहां पर दिखा सकते हैं, लिख सकते हैं। एक तो रेखाखंड के रूप में और एक इसकी लंबाई के रूप में, यानी कि एक तो त्रिज्या क्या है, लंबाई के रूप में हो गई है, त्रिज्या की लंबाई होगी, और एक रेखाखंड हो गया है। तो ये चीज यहां पर आपको दिखाई गई है। केंद्र को वृत्त के किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड भी क्या है, वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। इसको इस त्रिज्या की डेफिनेशन आपको इस रूप में भी दे सकता है, रेखाखंड के रूप में। तो त्रिज्या को दो अर्थों में प्रयोग किया गया है, एक रेखाखंड के रूप में और इसकी लंबाई के रूप में। अब आगे अपन देखते हैं। देखो कोई भी वस्तु अगर किसी भी स्थान पर रखी हुई रहती है तो वो या तो अंदर होती है, बाहर होती है, या उसकी सीमा पर होती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। अब जैसे सर्दी का टाइम है, आप कमरे के अंदर रहते हैं तो अंदर है तो इंटीरियर हो गए। जब सुबह सुबह धूप निकलती है तो आप कमरे से बाहर निकल के आते हैं, आपको काफी अच्छा लगता है धूप में बैठना, तो आप बहिर्भाग में आ गए कमरे के। कई बार क्या होता है, दरवाजे पे खड़े खड़े अपन खड़े रहते हैं या बातें करते रहते हैं, कुछ भी है, तो वो दरवाजे की क्या है, सीमा पर खड़े हैं, ठीक है, तो कमरे के दीवार पर या सीमा उसको अपन कह सकते हैं। तो उसके पर अपन थोड़ा सा देखते हैं क्या होता है। तो एक वृत्त जो है उस तल को जिस पर वह स्थित है उस तल को वह 3 भागों में विभाजित करता है। देखिए यहां मैंने एक सर्कल बना रखा है, ठीक है, और मैंने इसके अंदर कुछ अक्षर लिख दिए PQR, और मैंने यहां पर कुछ अक्षर लिख दिए ABC, और यहां मैंने कुछ डॉट बना रखे हैं इसकी परिधि पर, इसकी परिसीमा पर, इसके परिमाप पर, ठीक है, ये डॉट बना रखे हैं। तो देखिए यहां कुछ शब्द अक्षर मैंने जो लिखे थे वो इसके अंदर आ रहे हैं, तो PQR वृत्त के अंदर का भाग अभ्यंतर कहलाता है, इंटीरियर कहलाता है। तो इंटीरियर में कौन कौन से लेटर लिखे हुए हैं, PQR, तो ये इंटीरियर आ जाता है, अभ्यंतर आ जाता है, ठीक है। अब अपन बात करें, ये तो इसकी परिसीमा होगी, परिसीमा के अंदर के अक्षरों की बात हो गई। अब ये इधर क्या है, परिसीमा के बाहर की बात होगी। तो परिसीमा के बाहर कौन कौन से अक्षर लिखे हुए हैं, ABC, तो ये एक्सटीरियर कहलाता है। बहिर्भाग, बहिर्भाग में कौन कौन स्थित है, चारों तरफ का आएगा बहिर्भाग तो आने को, तो ठीक है, बहिर्भाग की जब भी बात होता है तो उसकी कोई सीमा नहीं होती है, वो एक अनंत सीमा तक रहता है, उसकी कोई सीमा नहीं होती है। लेकिन इसके अंदर की भाग की क्या एक सीमा है, जो इसके केंद्र से लेके इसकी परिधि तक की एक निश्चित दूरी होती है, जिसको अपन ने समान दूरी के रूप में जाना है, सीखा है। अब है एक वृत्त पर, तो वृत्त पे क्या है, मैंने यहाँ पर बताओ, इस आकृति की अपन जब बात कर रहे हैं तो अंदर की बात आ गई, बाहर की बात आ गई, इसकी सीमा पर कुछ बिंदु लगा रखे हैं। तो ये क्या है, बिंदु, ये इसकी सीमा पर है, यानी कि ये वृत्त के ऊपर है। व्रत की अपन बात करते हैं ना, तो ये अंदर वाला भाग जो है ना भरा हुआ नहीं रहता है, चूड़ी जो होती है खाली होती है बीच में से, वो होगी, नहीं तो ये चक्ति के रूप में जाना जाता है। पूरा अगर भाग रहता है तो वो चक्ति के रूप में जाना जाता है। अब देखिए आगे बात करते हैं अपन जीवा की, कोर्ड, जीवा, जीवा क्या होती है। हमने अब तक केंद्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली, त्रिज्या के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। अब देखिए जीवा क्या होती है। तो एक वृत्त पर अगर अपन कोई दो बिंदु लेते हैं, जैसे मैंने यहां पर कोई दो बिंदु ले लिए, ये इसको जैसे मैं अपनी मर्जी से अभी PQ नाम दे दूं, आप MNAB कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने PQ नाम दे दिया है, ठीक है। तो दो बिंदु PQ लेते हैं तो रेखाखंड अपने को क्या मिला है, PQ, तो रेखाखंड PQ वृत्त की एक जीवा कहलाता है। ये रेखाखंड जो मिल गया वो एक इसकी जीवा होगी है। अब आप ऐसा नहीं है, ये तो एक परिपाटी चली आ रही है जो हमेशा यहीं से बनते हैं, ये भी एक जीवा है। आप इधर से इस तरीके से खड़े भी बना सकते हैं, तो ये भी एक जीवा है। आप इधर से भी बना सकते हैं, तो ये भी एक जीवा है। तो देखिए
यहां पर जैसे अपन कोई पॉइंट ले लेते हैं और ये पॉइंट ने कोई पॉइंट लिया, तो ये एक रेखाखंड प्राप्त हो गया अपने को। ठीक है, तो ये इसकी जीवा है। इसकी जीवा को अपन देखो इधर से ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये अपने को जीवा प्राप्त होगी। आप किधर से भी पॉइंट बनाकर किधर से भी किसी भी दिशा में दिखा सकते हैं। ये देखिए, अब इधर से ये एक जीवा होगी। इसकी जीवा को देखो अपन, अब महत्वपूर्ण बात आपको मैं बताता हूं, इसके केंद्र से गुजरती हुई भी बता सकते हैं, जिसको अपन देखो व्यास कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। ये एक जीवा है जो वृत्त के व्यास के जो दो अंत बिंदु है वहां पर दो बिंदुओं से मिली हुई है। तो व्यास क्या है? एक जीवा है। जीवा को एक व्यास के रूप में भी अपन डिफाइन कर सकते हैं। जब जीवा वृत्त के केंद्र से गुजरती है तो वह, जब जीवा वृत्त के केंद्र से गुजरती है तो वह व्यास के रूप में जानी जाती है। अब देखिए, इसके आगे की अगर अपन बात करें तो अपने को देखो क्या है, जीवा की जो लंबाई है वह वृत्त के केंद्र से दूरी पर निर्भर करती है। तो आप क्या देखते हैं यहां पर, जैसे मैं केंद्र से दूर जाने का प्रयास करता हूं, मैंने एक पॉइंट ये लिया और एक पॉइंट ये लिया। अब आप मुझे ये बताइए, अगर मैं केंद्र से दूर जा रहा हूं तो जीवा की लंबाई बताइए धीरे धीरे कम हो रही है या बढ़ रही है? देखिए, आपकी आंखों के सामने जीवा की लंबाई धीरे धीरे क्या हो रही है? कम हो रही है या बढ़ रही है। और ये लास्ट में आ गया, ये देखिए। तो यहां वृत्त का व्यास जो है सबसे बड़ी जीवा भी होती है। वृत्त का जो व्यास है वह सबसे बड़ी जीवा होती है। और केंद्र से अगर अपन परिधि की तरफ बढ़ते हैं तो जीवा की लंबाई कम होती रहती है। और परिधि से यदि हम केंद्र की तरफ बढ़ते हैं तो जीवा की लंबाई बढ़ती रहती है। जीवा की अधिकतम लंबाई उसके व्यास के बराबर होती है। जीवा की अधिकतम लंबाई 2 गुना त्रिज्या के बराबर होती है। त्रिज्या का ये 2 गुना हो गया है। तो देखिए, जीवा क्या होती है इसके बारे में आप जान चुके हैं, किधर से भी आप बना सकते हैं। अब अपन बात करते हैं वृत्त के व्यास के बारे में। देखिए, व्यास वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, वृत्त का व्यास कहलाती है। जान चुके हैं आप। त्रिज्या के समान शब्द व्यास को भी देखो दो अर्थों में अपन प्रयुक्त करते हैं। अब व्यास भी क्या होता है? एक रेखाखंड होता है। ये वृत्त हो गया, इसके दो अंत बिंदु अपन ने ले लिए, इनको अपन सीधी रेखा के द्वारा मिलाते हैं और यह केंद्र से होकर गुजरता है। तो ये एक रेखाखंड हो गया है। तो रेखाखंड के रूप में भी हो गया और व्यास की लंबाई के रूप में भी हो गया है। अब व्यास क्या है? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है तथा सभी व्यास की लंबाई समान होती है। अब इस पर अपन थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। देखिएगा, देखिए यहां पर जो है आपको व्यास बनाए गए दिखाए गए हैं। ये अपना पूरा का पूरा क्या है? सर्कल बनाया गया है, जिस सर्कल पर इस परिधि पर ये बिंदु बनाए गए हैं। इसके सम्मुख जो बिंदु है, इसके सम्मुख जो बिंदु है, इनको मिलाया गया है और वो केंद्र से होकर गुजर रहा है। ये इसका केंद्र हो गया है। अब देखिए, यहां अगर आप और भी चाहे तो बहुत सारे व्यास इसके खींच सकते हैं, बना सकते हैं। ये इधर कितने भी, जितने चाहे आप उतने खींच सकते हैं। इसकी कोई सीमा नहीं है। यानी कि वृत्त की परिधि पर कितने बिंदु मान सकते हैं आप? वृत्त की परिधि पर कितने बिंदु मान सकते हैं? वृत्त की परिधि पर अनंत बिंदु होते हैं, इसलिए अनंत बिंदुओं से अनंत व्यास केंद्र से गुजरते हुए बनाए जा सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि एक वृत्त के अंदर अनंत व्यास होते हैं। अब बात करते हैं आगे की। देखिए, वृत्त में अनंत व्यास होते हैं। वृत्त का जो एक व्यास है वह त्रिज्या से 2 गुना होता है। यहां अपन देखते हैं केंद्र है, केंद्र से परिधि तक की दूरी है, त्रिज्या कहलाती है। इधर से आर है तो ये जुड़कर क्या हो गया? आर प्लस आर। आर प्लस आर बराबर 2r। तो आर क्या है? त्रिज्या है और ये हो गया 2 गुना, तो त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है, डायमीटर होता है। बात करें आगे की, देखिएगा वृत्त का जो व्यास है वह वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है। वृत्त का जो व्यास है वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है, जिनमें से प्रत्येक को अर्धवृत्त कहते हैं। प्रत्येक को क्या कहते हैं अपन? अर्धवृत्त कहते हैं, सेमी सर्कल इसको कहते हैं। देखिए, ये आपका जो व्यास है ये बनाया गया है यहां पर। तो हम देख रहे हैं, एक तो क्या है, इधर ऊपर का भाग हो जाता है वृत्त का, ये वृत्त का ऊपर का भाग हो जाता है 1 नंबर का। और दूसरा ये एक नीचे का भाग है,
ये नीचे का भाग है, दूसरा भाग, तो ये आधा आधा यानी कि 2 बराबर भागों में बांटता है। वृत्त का जो व्यास है, एक व्यास की बात करें, 2 खींच देंगे व्यास, तो ये 4 भागों में डिवाइड हो जाता है। लेकिन हम एक व्यास की बात करें, वृत्त का एक व्यास है, वृत्त को 2 समान भागों में डिवाइड करता है, तो एक भाग जो है उसका अर्धवृत्त कहलाता है और दूसरा भी अर्धवृत्त ही कहलाता है। फाइन। तो आगे देखिएगा, परिधि क्या होती है? सरकमफेरेंस वृत्त के एक पूरे चक्कर में तय की गई कुल दूरी वृत्त की परिधि कहलाती है। यह हमने देखा था कि जो बिंदुओं का समूह है, बिंदुओं का समूह है, बिंदुओं का समूह क्या कहलाता है ना, जिसको बिंदुओं के समूह है, ये बिंदु मिलाए थे अपने, बिंदुओं का समूह है, जहां जहां पर था वो टोटल जो दूरी है वह वृत्त की परिधि कहलाती है। अब परिधि का जो सूत्र होता है वो 2 पाई r होता है। r इसकी त्रिज्या होती है, केंद्र हो गया, केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या है? त्रिज्या। परिधि का मतलब है परिमाप, जो आप त्रिभुज, आयत, वर्ग, चतुर्भुज आदि में पढ़ते आए हैं। तो उन जो आकृतियां अपनी देखो सरल रेखाखंडों से बनी हुई थी, सरल वक्र रेखाओं के द्वारा बनी हुई थी, रेखाखंडों से बनी हुई थी, उसमें तो उसकी परिधि, जब अपन सीमा की बात करते हैं तो अपन परिमाप शब्द काम में लेते हैं, और यहां जब इसकी सीमा की अपन बात करेंगे, चारों तरफ से जो आकृति बंद है, त्रिभुज के अंदर 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या त्रिभुज कहलाती है? इसमें 3 भुजाएं नहीं होती है, केवल ये वक्राकार रेखा होती है, इससे घिरी बंद आकृति, उसकी जो सीमा है वो इसकी परिमाप न कहकर यहां पर इसको परिधि कह दिया जाता है। तो ये इसकी परिधि हो गई। परिधि का मान 2 पाई r होता है, 2 पाई r, r त्रिज्या का मान होता है। संपूर्ण वृत्त की लंबाई को उसकी परिधि कहते हैं। ये अन्य शब्दों के अंदर इसकी डेफिनेशन आ गई है। तो अब अगली क्लास में हम चाप के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, और इसके आगे वृत्तखंड होते हैं, त्रिज्यखंड होते हैं, सकेंद्र वृत्त होते हैं, चक्री, चतुर्भुज, छेदक रेखा, स्पर्श रेखा आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।